तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज एनसीईआरटी का सेट नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा आज जो इस सेट में डाला हुआ है दोस्त क्लास 7 से और क्लास 8 से, दो क्लास से दोस्त आज इसमें 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्लास 7 से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद दोस्त जो है आधा करके जो है आपका क्लास 8 से है। इसलिए दोस्त क्या कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, क्योंकि दो क्लास है, शुरू में थोड़ा इजी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन मिड के बाद जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए दोस्त मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का सेट नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेट 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्त ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है क्या 7.18 लिखा हुआ है, मतलब क्लास 7 का ये 18वां चैप्टर का है। ठीक है, अब उसी तरह से अगर आ जाएगा कि 8 पॉइंट समथिंग तो वो समझ लीजिएगा कि 8 क्लास का है। ठीक है, तो ये क्या है कि 7th क्लास का अभी 18वां चैप्टर से ये क्वेश्चन डाला गया है इसमें, उसी तरीका से आपको आएगा 8 क्लास का। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीपेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है। जी हाँ, सीपेज अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है, इसमें से कौन है। ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला आपको क्या है कि कीटनाशक है, या दूसरा दे दिया है कि यूरिया है, तीसरा फास्फोरस है, चौथा आपको दे दिया है कि सब्जी के अपशिष्ट है। दोस्त है क्या सीपेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा कौन है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं करेक्ट आंसर। दोस्त ये सी नंबर मेरा, थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होगा कि अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है। बाकी आप जो देख रहे हैं कीटनाशक, यूरिया, ये सब्जी का अपशिष्ट, ये सभी क्या है कि कार्बनिक हिस्सा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जो है जल उपचार का उत्पाद है। जी हाँ, जल उपचार का उत्पाद कहता है, इसमें से कौन है ये। तो पहला देख लीजिए, पहला क्या कह रहा है आपको कि बायोगैस, दूसरा कहता है अपंग, तीसरा नंबर आपको देख लीजिए कहता है बायोगैस अपंग दोनों, ये दोनों, या चौथा नंबर आपको कह रहा है कि एरेस्टर। दोस्त है क्या किसके लिए, अपशिष्ट जल उपचार का उत्पाद। तो अपशिष्ट जल का उत्पाद जो है दोस्त इसमें से है आपको ये आपका बायोगैस, ये अपंग दोनों है। चलिए आपको हम समझा देते हैं। आप बायोगैस तो वैसे जानते ही होइएगा कि बायोगैस कहते हैं किसको है। तो दोस्त जो भी सड़े गले जीव जंतु या जितने भी कचरे होते हैं, उन सड़े गले होने के बाद उससे जो गैस निकलती है उसको बायोगैस कहते हैं। इतना तो पता है, जिससे कि गोबर है, गोबर को सड़ने गलने के बाद क्या होता है कि गैस निकलती है। तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके सड़ने गलने के बाद जो गैस निकलती है वो बायोगैस होता है। ये तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। अपंग जान लीजिए, अपंग क्या होता है, तो अकार्बनिक पदार्थ जो होता है। ठीक है, सीपेज में अकार्बनिक पदार्थ होता है, वो क्या होता है कि जम जाता है, उसको खुरोच करके निकाला जाता है। तो खुरोच करके निकाला जाता है, वही अपंग कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वही अपंग कहलाता है। तो ये अपंग होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि विभिन्न मानवीय गतिविधि से प्रदूषित जल से अनेक तरह की बीमारी होती है, तो जल से होने वाली बीमारी इनमें से कौन नहीं है ये बताना है। जी हाँ, जल से कौन सा बीमारी नहीं होगा यही इसमें बताना है। पहला देखिए, पहला कहता है कि हैजा, क्या हैजा जल से बीमारी नहीं होती है। तो जो दोस्त ये हैजा जल जनित बीमारी है, जल से होती है बीमारी। दूसरा देखिए टाइफाइड, टाइफाइड भी जल से होने वाली बीमारी है। तीसरा कहता है कि अस्थमा, अस्थमा नहीं होगा दोस्त, ये दूषित वायु से अस्थमा होती है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कि ये जल जनित बीमारी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीपेज के अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम पहले ही बता दिए, शायद ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। खैर ये तो थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन है, आप जानते ही हैं, तो ये रिपीट हो गया है, कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि तने के ऊपर एक पेड़ का शाखा युक्त भाग होता है, उसको क्या कहते हैं। जी हाँ, शाखा युक्त भाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है। पहला देख लीजिए मुकुट कहते हैं, या दूसरा नंबर आपको कहता है कि छत्र कहते हैं, तीसरा नंबर पौधा कहते हैं, चौथा नंबर धारण धारण कहते हैं। दोस्त कहते हैं क्या है, तो देख लीजिए, आपको हम बताते हैं कि पेड़ पौधे में जो भी शाखा युक्त भाग होता है उसका ऊपरी भाग जो होता है दोस्त शाखा का, वो क्या कहता है, मुकुट कहलाता है। ठीक है, मुकुट यानी कि ताज होता है इसके ऊपर का। तो ये क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। सारे जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने, इसमें से वह विकल्प हमको चुनना है जो क्रमशः क्या है कि एक पेड़ है और एक
जानवर हो। ठीक है, ऐसा हमको विकल्प इसमें चुनना है। तो इसमें दो दो करके आपको दिया हुआ है, हमें चुन लेना है कि कौन पेड़ है कौन जानवर है। पहला देख लीजिए, पहला क्या कर रहा है, सिंबल और हॉर्नबिल। दोस्त यही पकड़ में आ गया। सिंबल जो है आपका क्या है कि पेड़ है, और आपका कांटेदार पेड़ होता है सिंबल, और उसके बाद हॉर्नबिल जो है क्या है कि जानवर का नाम है। तो यही एक नंबर पहले पकड़ लिए हम, यही मेरा एक नंबर क्या होगा कि फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें से कौन सा हरा फेफड़ा है, यानी ग्रीन लंग्स के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हरा फेफड़ा किसे कहा जाता है। पहला देख लीजिए, पहला आपको कहता है कि पौधा का हरा रंग द्रव्य जो होता है ये हरा फेफड़ा होता है, या दूसरा नंबर कहता है वन होता है, या तीसरा नंबर आपको कहता है कि किचन गार्डन होता है, या चौथा नंबर कहता है कि ग्रीन हाउस होता है। दोस्त होता क्या है, हरा फेफड़ा ग्रीन लंग्स जो होता है। सो आपको हम बता देते हैं दोस्त, ये सेकेंड नंबर वन, वन को क्या कहा जाता है कि ग्रीन फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे वन जो होते हैं वो क्या करते हैं, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन मनुष्य से लेता है फेफड़े को हेल्दी बनाने के लिए। इसलिए क्या कहा जाता है, उसे ग्रीन मतलब हरा फेफड़ा कहता है, ग्रीन लंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसे आपको हम बता देते हैं कि कभी कभी ये भी पूछ देगा आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा फेफड़ा किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अमेजन को कहा जाता है। अमेजन जो है बहुत बड़ा जंगल है, वहां से दुनिया का लगभग जो है आपका 70% जो है ऑक्सीजन वहीं से उत्पादन होता है, इस तरह से कहिए अमेजन जो है सो। तो अमेजन का सबसे बड़ा जो है फेफड़ा कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है। जी हाँ, कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है, कहता है उच्च तापमान जरूरी नहीं है मक्का उगाने के लिए, या दूसरा कहता है आर्द्र जरूरी नहीं है आर्द्रता। ठीक है, या तीसरा कहता है कम तापमान, या चौथा कहता है कि वर्षा। दोस्त क्या नहीं है मक्का के लिए इसमें से जरूरी, ध्यान रखिएगा। आपको पहले तो यह जान लीजिए कि मक्का रबी है या खरीफ है। तो ध्यान रखिएगा, मक्का जो होता है खरीफ होता है। ठीक है, खरीफ जो होता है वो क्या होता है आपको कि उसको जो है जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा टेम्परेचर की। ठीक है, तो मक्का खरीफ फसल है, तो उसे कम टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ता, हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि जरूरी होता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रबी खरीफ जानते होइएगा, रबी जैसे कि आपको गेहूं के साथ जो उपज होती है उसको रबी फसल कहते हैं। ठीक है, और खरीफ फसल आपको धान के साथ जो उगती है उसको खरीफ फसल कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अदरक का प्रवर्धन, अदरक का प्रबंधन सामान्यतः किस प्रकार का होता है। तो अदरक किस प्रकार का होता है, अदरक एक प्रकंद होता है। ठीक है, तना होता है, जानते हैं हम लोग, तना से ही वो क्या होता है कि उगता है, वो उसको उगाया जाता है, बीज उससे नहीं उसको उगाया जाता है, या जड़ से नहीं उगाया जाता है, या पत्तियों से नहीं। जब भी जो होता है अदरक को क्या होता है तना के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि दोस्त करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि जैव खाद के लिए, जैव खाद के लिए, जैविक जो खाद होते हैं उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, जो खेतों में जैव खाद हम देते हैं, जैविक खाद देते हैं, तो इसमें से कौन सा कथन कहता है सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखिए, कहता है कि यह मिट्टी का जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है। तो ये बिल्कुल सही है। जैविक खाद अगर हम डालते हैं तो क्या होता है कि जल क्षमता धारण जो है बढ़ा देता है, जिससे फसल भी अच्छी होती है। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर आपको क्या कह रहा है कि इसमें सभी पोषक तत्वों का जो है संतुलन होता है। जी नहीं, इसमें सभी पोषक तत्वों का संतुलन नहीं होता है, ये गलत कह रहा है। बाकी ये जो है ह्यूमस भी बढ़ा देता है, मिट्टी की उपज जो है बढ़ा देता है, ये ठीक है, लेकिन ये सेकेंड नंबर जो कह रहा है ये गलत है। तो यही पे मेरा क्या है कि स्टेटमेंट गलत हम पकड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंचाई की वह प्रणाली जिसमें पौधे को क्या होता है कि जड़ों के पास बूंद बूंद करके क्या होता है कि पानी दी जाती है, तो वह सिंचाई क्या कहलाती है। ध्यान रखिए, क्या कहलाती है, कहता है कि पुली सिस्टम कहलाती है, क्या ये कहलाती है, या दूसरा नंबर आपको कहता है कि ड्रिप सिस्टम कहलाती है, या तीसरा कह रहा है कि स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाती है, या चौथा कह रहा है कि लीवर सिस्टम कहलाती है। दोस्त क्या कहलाता है, ध्यान रखिए। बूंद बूंद करके जो है जड़ों में सिंचाई करना सबसे बेस्ट सिंचाई माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें पानी की ज्यादा बर्बादी नहीं होती है, और पौधे को पूर्ण रूप से जड़ों में क्या होता है कि पानी मिलता है। और बूंद बूंद करके सिंचाई करना जो है वो कौन सा सिस्टम कहलाता है, ड्रिप सिस्टम कहलाता है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल
मेजबान कोशिका के अंदर ही प्रजनन करता है। जी हाँ, मेजबान कोशिका के अंदर ही प्रजनन करता है। ये कौन सा है इसमें? पहला देखिए, पहला कहता है कि क्या बैक्टीरिया है जो मेजबान के कोशिका के अंदर जाके प्रजनन करता है, या वायरस करता है, या तीसरा नंबर कहता है अमीबा करता है, या चौथा कवक करता है। कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि मेजबान कोशिका के अंदर जो प्रजनन करता है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें ये फर्स्ट सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, वायरस। क्या होगा? वायरस। वायरस क्या होता है कि मेजबान कोशिका के अंदर जाकर के ही क्या करता है? प्रजनन करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि लाइकेन के सहजीवी संघ में रहने वाले दो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, ये बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लाइकेन में सहजीवी संघ में रहने वाले दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताना है। तो पहला देखिए, पहला क्या कहता है कि कवक प्रोटोजोआ, या दूसरा नंबर आपको कहता है कि शैवाल बैक्टीरिया, या तीसरा नंबर कह रहा है कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, चौथा नंबर आपको कहता है कि शैवाल और कवक। दोस्त, लाइकेन के अंदर, लाइकेन में मतलब सहजीवी संघ में रहने वाले दो सूक्ष्म जीव इसमें है। तो आपको ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि शैवाल और कवक। शैवाल और कवक क्या होता है कि लाइकेन में जो है क्या है, सहजीवी में रहने वाले दो सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि ब्रेड बनाने के दौरान निकलने वाली गैस का नाम बताना है। कि जब हम ब्रेड बनाते हैं या फैक्ट्रियों में ब्रेड बनता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, ये बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला कहता है कि आपको ऑक्सीजन गैस निकलती है, दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तीसरा नंबर कहता है नाइट्रोजन, और चौथा नंबर कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दोस्त, कौन सी गैस निकलती है? ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि ब्रेड में जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये सेकेंड नंबर। अब ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों निकलती है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेड जब बनाते हैं लोग तो उसमें क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जब उसको आग में डाला जाता है तो बेकिंग सोडा गर्म होकर के पानी के साथ क्या होता है कि रिएक्शन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्रेड को और स्वादिष्ट बना देता है और स्पंजी बनाने का काम करता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकलती है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाला और कीट द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। जी हाँ, प्रोटोजोआ के द्वारा और कीट के द्वारा जो फैलने वाला रोग कौन सा है, बीमारी कौन सा है, यही हमें बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ के कारण। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, हो सकता है कि पहला कह रहा है कि प्रोटोजोआ के कारण डेंगू होता है, या दूसरा कह रहा है कि मलेरिया होता है। क्या मलेरिया होता है? या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि पोलियो होता है, या चौथा नंबर आपको कह रहा है कि खासरा होता है। दोस्त, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग का नाम कौन सा है, कीट जो फैलता है उसका नाम क्या है, इसमें ये बताना है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि प्रोटोजोआ के कारण जो दोस्त होता है, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, मलेरिया। क्या होगा? मलेरिया। ध्यान रखिएगा, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। यानी प्रोटोजोआ यानी कि क्या मतलब प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, बाकी जो आपको हम बता दिए हैं कि ये मतलब जो होता है एनोफ्लीज मच्छर के कारण होता है आपका। ठीक है, जो डेंगू फैलता है ना वो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्नलिखित में से सिंथेटिक फाइबर चुनने के लिए कि इसमें से सिंथेटिक फाइबर है कौन। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि सिंथेटिक फाइबर कौन है। पहला देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, इसमें कपास है, दूसरा नंबर नायलॉन कह रहा है, तीसरा नंबर आपको क्या कह रहा है, जूट कह रहा है, चौथा कह रहा है कि ऊन। दोस्त, इसमें सिंथेटिक फाइबर है क्या? ध्यान रखिएगा कौन है इसमें। तो आपको हम बता देते हैं कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, नायलॉन। नायलॉन क्या है कि सिंथेटिक फाइबर होता है या सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा रेयॉन का स्रोत है। जी हाँ, रेयॉन का स्रोत है, ये बताना है इसमें। चलिए ऑप्शन देख लीजिए दोस्त। ऑप्शन आपको कह रहा है कि ऊन। ऊन हो सकता है कि रेयॉन का सोर्स होगा, या पीईटी पेट हो सकता है, या तीसरा नंबर कहता है कि लकड़ी यानी गुद्दा जो है ये, या चौथा नंबर कहता है रेशम। कौन सा है? ठीक है, ये हमें बताना है रेयॉन का स्रोत। आपको हम बता देते दोस्त, रेयॉन का जो स्रोत होता है ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। रेयॉन का स्रोत थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन है, लकड़ी का गुद्दा। अब लकड़ी का गुद्दा कहने का मतलब समझ लीजिए, लकड़ी का गुद्दा, गुद्दा मतलब क्या, सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से क्या होता है कि रेयॉन जो है दोस्त प्राप्त किए जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि पॉलीकट किसके मिश्रण से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, इसमें से किसके मिश्रण से पॉलीकट प्राप्त किया जाता है, यही मुझे इसमें बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि नायलॉन और ऊन के मिश्रण से पॉलीकट प्राप्त करते हैं, या सेकेंड नंबर आपको क्या कह रहा है इसमें कि पॉलीकट ऊन से प्राप्त करते हैं, या थर्ड नंबर आपको कह रहा है कि नायलॉन और कपास से पॉलीकट प्राप्त करते हैं, या पॉलीकट जो होता है ये पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है। दोस्त होता किसका है मिश्रण, ये पॉलीकट, यही हमें बताना है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं दोस्त, पॉलीकट जो होता है ये पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, पॉलीकट का इसका जो है मिश्रण होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्त, ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। आज बहुत जल्दी खत्म कर दिए, थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, इसलिए दोस्त हम आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाए हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफिस मुझे जल्दी निकलना था, इसलिए मुझे जल्दी खत्म करना है, ना तो आज वीडियो नहीं आ पाती दोस्त, ठीक है, इसलिए मुझे आज जल्दी जो है खत्म करना पड़ा आज आप लोगों के लिए। कोई नहीं, पीडीएफ मैं दे दूंगा, पीडीएफ में पूरी तरह से डिटेल्स होगा, और वैसे पीडीएफ मैंने अभी टेलीग्राम पे मैंने सेंड भी कर दिया है, तो वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 3 सेट मैंने दे दिया है और तैयार कर रहे हैं, जल्द ही आपको सेंड भी कर देंगे, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन होता है। जी हाँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता कौन है ये मुझे बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है कि मेलामाइड, क्या ये होता है, या दूसरा नंबर कहता है आपको कि पॉलीथीन, क्या ये होता है, या थर्ड नंबर कहता है पीवीसी, या चौथा नंबर आपको कहता है कि नायलॉन। दोस्त होता कौन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ध्यान रखिएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता कौन है, आपको हम बता देते हैं कि ये फर्स्ट नंबर है, क्या मेलामाइड। मेलामाइड क्या होता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ये प्लास्टिक इस तरह का होता है कि इसको क्या होता है कि आप गर्म करके मुलायम करके एक बार ढाल दीजिएगा, ढालने के बाद क्या होगा कि आप सोचिएगा कि दोबारा इसको गर्म करके फिर से मुलायम करके इसे दूसरा रूप दे दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, एक बार सेट हो गया मतलब हो गया, ये दोबारा अनसेट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, तो जो लोग जो है दोस्त अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लो, काफी इंपोर्टेंट वीडियो हम ला रहे हैं और लाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये सभी का पीडीएफ चाहिए तो दोस्त क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ धीरे धीरे प्रोवाइड हो रही है, तो वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। अभी तक के आपको दोस्त फिजिक्स पढ़ा चुके हैं, केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, बायोलॉजी पढ़ा चुके हैं चैप्टर वाइज, इस सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त, बिल्कुल निःशुल्क है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कीजिए कि चेकआउट कीजिए, वहां पे आपको क्या मिलेगा कि टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, पासकोड मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, आप जाकर के फ्री में टेस्ट दीजिए। उसका स्कोर कार्ड हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे। और आज जो है 9 बजे जो है आपका स्कोर कार्ड का वीडियो आने वाला है, तो उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो लोग टेस्ट दिए हैं उसे जाकर के देख लीजिएगा अपना स्कोर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।